एपिसोड की स्टार्टिंग में कोतो बोलती है कि स्टील लेडी एक इमेजिनेशन मास्टर है और वो लोगों के इमेजिनेशन से जिंदा रहती है, इसलिए जब तक लोग उसे इमेजिन करेंगे तब तक वो इमोर्टल रहेगी और उसे मारना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि उसकी लाइफ लोगों के इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। स्टील लेडी के पास न दिमाग है न ही सोचने की शक्ति है, वो बस एक रोबोट की तरह है जो लोगों के रास्ते में आ रही है। तो कुरो बोलता है तो हम उसे कैसे हराएंगे? तो कोतो बोलती है हमें बस लोगों की इमेजिनेशन को हराना होगा और उसमें हमें पुलिस की हेल्प चाहिए होगी, जो सकी सैन हमें नाना से करीन की मौत की इंफॉर्मेशन देके करेगी। फिर हम एक असली स्टोरी बनाएंगे जो स्टील लेडी की अफवाह को हरा देगी। लोगों का मानना है कि स्टील लेडी एक भूत है, हमें बस इस स्टोरी को फिर से लिखना होगा कि स्टील लेडी भूत नहीं है। और जब उन लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आएगी तो वो लोग स्टील लेडी को भूल जाएंगे और स्टील लेडी गायब हो जाएगी। तो सकी सैन बोलती है कि तुम्हारा मतलब तुम ये साबित करना चाहती हो कि स्टील लेडी की स्टोरी एक झूठ था और तुम उन लोगों को सही एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो। लेकिन ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि एक बार अफवाह फैल गई तो वो सही एक्सप्लेनेशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लोग तभी यकीन करेंगे जब ये यकीन करने लायक हो। तो कोतो बोलती है कि सही कहा, इसलिए तो मैं फिक्शन का इस्तेमाल करूंगी। मैं ये विकी पे पोस्ट करके बताऊंगी कि स्टील लेडी बस फिक्शन है और भूत नहीं होते, इसका मतलब स्टील लेडी भी नहीं है। और हम लोगों को सीधे ये बोलते हैं कि स्टील लेडी हमारी इमेजिनेशन से बनी है और लोगों के उसके बारे में सोचना बंद करते ही वो गायब हो जाएगी। तो भी कुछ लोग लिखने जाएंगे कि काश वो होती, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन भले ही हमारी स्टोरी झूठी हो, लेकिन हम पिछली वाली स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे। तो सकी सैन बोलती है लेकिन तुम तो खुद इन भूतों के बीच में रहती हो और तुम लोगों को ये साबित करना चाहती हो कि इनका कोई वजूद नहीं है। तो कोतो बोलती है हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और स्टील लेडी एक भूत नहीं है। इस बात को साबित करने से हमें दो प्रॉब्लम का सामना करना होगा। पहला ये कि हमें समझाना होगा कि माँ को राजा का सिटी में ये सारे अटैक कौन कर रहा है, और दूसरा ये कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर यकीन करने लायक दे दें तो हम स्टील लेडी को फिक्शन में बांध सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे सही इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि अगर मैंने इंटरनेट पे पढ़ी हुई स्टोरी से कुछ लिखा और किसी ने उसमें मिस्टेक निकाल दिया तो लोग हमारी स्टोरी पे बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए मुझे पुलिस से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी कोतो नाना से करीन की इन्वेस्टिगेशन फाइल देख लेती है और जल्दी से उसे ले लेती है। तो सकी सैन उसे देखने नहीं देती है, लेकिन कोतो उसे कन्विंस करती है कि हमें स्टील लेडी को हराने के लिए ऐसा करना होगा, इसलिए तुम हमारी हेल्प करो। तो सकी सैन मान जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर लूंगी, लेकिन तुम तो एक झूठी स्टोरी बनाने वाली हो, तो पुलिस किसे सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट करेगी। तो कोतो बोलती है मैं उसे इग्नोर करने का रास्ता निकाल लूंगी, क्योंकि हमारा असली इरादा सही स्टोरी बनाने का है और नाना से करीन की मौत का सच जानकर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखेगा कि किसी को सस्पेक्ट माना जाए। तो सकी सैन बोलती है कि तुम्हारा मतलब हमें बस लोगों को यकीन दिलाना है कि स्टील लेडी की स्टोरी किसी की बनाई गई स्टोरी है और पुलिस इस केस को सुलझा पाए या नहीं उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोतो हाँ बोलती है। तो सकी सैन कोतो को इन्फॉर्मेशन देती है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला सवाल ये आया था कि नाना से करीन उस जगह पर क्या करने गई थी, क्योंकि एक 19 साल की लड़की के लिए वहाँ किसी से मिलने जाना सही नहीं लगता। और बॉडी के पास 5 सिगरेट और अम्ब्रेला पाया गया था, तो पुलिस को लगा कि नाना से करीन नाबालिग थी, इसलिए वो वहाँ छुप के स्मोक करने गई थी। तो कोतो बोलती है किसी ने उसे बुलाया था तो वो स्मोक करते हुए उसका वेट कर रही थी, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने जिसने बुलाया था वो वहाँ पहले से ही स्मोक कर रहा था। तो सकी सैन बोलती है कि उस रात बारिश हो रही थी, तो अगर वहाँ कोई होता तो उसके फुटप्रिंट मिट गए होंगे। लेकिन पुलिस ने करीन की कॉल हिस्ट्री भी देखी थी, उसने बस अपने मैनेजर से बातचीत की थी, इसलिए पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट बता दिया कि वो वहाँ स्मोक कर रही थी, तभी स्टील के खंभे गिरने से उसकी मौत हो गई। तो कोतो बोलती है कि अगर ऐसा हुआ था तो उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। तो सकी सैन बोलती है कि उसने कोई कोशिश नहीं की थी, इसलिए पुलिस का ये भी मानना था कि अगर ये मर्डर था तो सस्पेक्ट ने उसे मार कर बेहोश कर दिया और उस जगह पर लेटा कर उसके ऊपर स्टील के खंभे गिरा दिए। लेकिन पुलिस का ये भी मानना था कि करीन के ऊपर लगे इल्जाम के वजह से वो स्ट्रेस में थी, तो ऐसा हो सकता है कि उसे खुद को बचाने का टाइम नहीं मिला होगा, और यही थ्योरी ज़्यादातर सही लगती है, इसलिए इस केस को मर्डर नहीं माना गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे ज़्यादा उसकी बड़ी बहन पर शक किया गया था, क्योंकि जब करीन मरी थी तब उसकी बड़ी बहन कहीं और थी, और उसका ये भी मानना था कि उसके पापा के मरने की जिम्मेदार करीन है, और अगर वो नाना से करीन को मारती तो उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाती, इसलिए करीन की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा उसकी बहन को ही होता। लेकिन हात्सुमे ये मानने से मना कर रही थी कि उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। तो कुरो बोलता है कि उसका ऐसा स्टेटमेंट देना काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उस टाइम उस पर काफ़ी शक किया जा रहा था। ये बोलकर वो कोतो से पूछता है कि
ऐसे हालात में तुम्हें सबसे पहले पता होता है। तो कोतो बोलती है कि मैंने इस बार अपना पुराना तरीका यूज़ नहीं किया था, वहाँ दिन में काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैं जा नहीं पाई, इसलिए अभी हम क्राइम सीन पर चलते हैं। फिर वो तीनों क्राइम सीन पर जाते हैं तो कोतो अपना जादुई स्टिक घुमा के एक भूत को बुलाती है और उस भूत से पूछती है कि यहाँ उस रात क्या हुआ था। तो भूत बोलता है कि वो उस रात को यहाँ आई थी और काफ़ी डिप्रेस लग रही थी, तभी खंभे उस पर गिरने वाले थे पर उसने खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। तो सकी सैन सैड होकर बोलते हैं कि तुम जो स्टोरी सबको बताओगी उस पर यकीन करना या ना करना तो किस्मत के ऊपर होगा। तो कोतो बोलती है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा और किसी का झूठ पर यकीन करने के थोड़े चांसेस तो होते ही हैं। अगर मैं किसी तरह यकीन करने लायक स्टोरी बना दूं तो कुरो कुन उसे सच करने में अपना 100% देंगे। आखिर कुरो कुन ने कुदन का मीट जो खाया है। फिर वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो कुरो बोलता है कि तुमने जो प्लान बनाया वो काम तो करेगा ना। तो कोतो बोलती है कि ये बताना मुश्किल है इसलिए तुम मेरी हेल्प करोगे। तो कुरो बोलता है कि हाँ, मैं ऐसे फ्यूचर में जाऊँगा जहाँ तुम्हारा सॉल्यूशन सही साबित हो। तुम्हें जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी मैं उतनी बार मरूंगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुरो कोतो का फ्यूचर कैसे देखते हैं वो बताता है और बोलता है जब मैं फ्यूचर देखता हूँ तो वहाँ बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम किसी भी अच्छे फ्यूचर को तय कर सकते हैं और उस रास्ते में जा सकते हैं। इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर खुद बना सकता हूँ। तो कोतो बोलती है वैसे मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। ये देखकर कुरो को भी अच्छा लगता है। फिर प्रेजेंट में कोतो बोलती है कि तुम स्टील लेडी से फाइट करते टाइम ऐसा फ्यूचर देख नहीं पाई जिसमें वो हार गई थी। तो कुरो बोलता है वहाँ बहुत सारे रास्ते थे और मैं टाइम रहते सही रास्ता चुन नहीं पाया। उसे हराने के लिए कोई भी बेस्ट फ्यूचर चुनकर वापस जिंदा होने तक मेरी सारी पावर चली जाती। तो कोतो उसे ताना मारती है कि तुम उसे मेरे बिना हरा नहीं पाओगे। तो कुरो बोलता है कि मैं तो मरकर जिंदा हो सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। ये सुनकर कोतो नाराज होकर मुंह फुला लेती है। तो कुरो बोलता है तुमने उसके बारे में सकी सैन को बताया तो नहीं है ना। तो कोतो नहीं बोलती है। तो कुरो बोलता है हाँ, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि उसे उसका लेना देना है कि नहीं। तो कोतो बोलती है कि तुम उस फ्यूचर में क्यों नहीं गए जहाँ तुम्हारा सकी सैन से ब्रेकअप ना हुआ हो। तो कुरो बोलता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं तुमसे ब्रेकअप करने का फ्यूचर देखता, जिससे कोतो गुस्सा होने लगती है। तो कुरो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं सकी सैन से वापस पैचअप नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा चाहती होगी। लेकिन फिर भी कोतो को टेंशन रहती है कि कुरो उसे एक दिन छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो कुरो को कसकर पकड़ कर रखती है। और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव टेरेडा स्टील लेडी को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन स्टील लेडी डिटेक्टिव पे अटैक करने जाती है। तो डिटेक्टिव भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो भी उसे टच नहीं कर पाता है और स्टील लेडी उसे मार देती है और ये न्यूज़ इंटरनेट पे पूरा फैल जाता है और यही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए सायोनारा।